नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइकोलॉजी विद रजनी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में चर्चा की थी, यानी कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी विद रजनी माय चैनल नेम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान की प्रकृति। मनोविज्ञान की प्रकृति, जिसके ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मनोविज्ञान का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और मनोविज्ञान में किस तरह से इसकी जानकारी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मनोविज्ञान की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट जो पॉइंट है वो यह है कि मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है, यानी कि मनोविज्ञान की प्रकृति का जो पहला पॉइंट है वो यह है कि मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। यहाँ पर विधायक का अर्थ यह हो जाता है कि मनोविज्ञान तथ्यों और वास्तविकता का अध्ययन करता है, यानी कि मनोविज्ञान में जो हम तथ्य को देखते हैं, जो वास्तविकता हमारे सामने होती है, यानी कि जो प्रत्यक्ष होती है, उन्हीं के आधार पर हम तथ्यों का संग्रह करते हैं और निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। यानी कि मनोविज्ञान जो होती है वो वास्तविकता पर आधारित होती है। सेकेंड जो है हमारा, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं पशु व्यवहार दोनों का अध्ययन करता है, यानी कि मनोविज्ञान में हम मानव के व्यवहारों और पशु व्यवहारों पर भी दोनों पर बराबर अध्ययन करते हैं। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि कई ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने पशुओं के ऊपर सर्वप्रथम प्रयोग किया, जैसे कि पावलव हो गए, स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए। इन्होंने पशुओं के ऊपर प्रयोग किया, उनके व्यवहार के बारे में जानने की कोशिश की। हमने प्रयास त्रुटि के बारे में सुना होगा, जिसके माध्यम से पशुओं को के व्यवहार की जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक वैसे ही प्राणियों का भी अध्ययन किया जाता है, और कि प्राणी कि कोई भी प्राणी एक सामाजिक प्राणी कैसे बनता है, अगर हम उसे समाज से दूर रखते हैं तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है, और अगर हम उसे सामाजिक तौर पर समाज के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर क्या परिवर्तन होता है। एक नैतिकवादी परिवार के अंदर व्यक्ति का ग्रो कैसे होता है, उसका नैतिकता परिवर्तन कैसे होता है, उसमें क्या अच्छाई और क्या बुराई आती है, या फिर वो किस तरह का व्यक्तित्व बनता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक वैसे ही अगर हमारा समाज बुरा है, या फिर हमारा परिवार हमारे आपस में वो सही व्यवहार नहीं करते हैं, तो उसका बच्चों के ऊपर या फिर अन्य लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कई तरह की ऐसी परिस्थितियाँ होती है जिसके माध्यम से हम लोग मनोविज्ञान के माध्यम से इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि मनोविज्ञान प्राणियों का अध्ययन और मानव व्यवहार का अध्ययन और पशु व्यवहार दोनों का अध्ययन करता है। इसमें हम लोग मानव व्यवहार के साथ साथ पशु व्यवहार को भी, अगर हम कई सारी ऐसी परिस्थितियों को दर्शा करके परिस्थितियों के अंतर्गत पशुओं के व्यवहार को देखा जाता है, उन्हें उस वातावरण के अंतर्गत रख करके उसके ऊपर प्रयोग किया जाता है। पॉइंट थर्ड है कि मनोविज्ञान प्राणियों का अध्ययन मनोदैहिक प्राणी के रूप में करता है। इसका अर्थ यह हो गया कि मनोविज्ञान प्राणियों का अध्ययन मनोदैहिक प्राणी के रूप में करता है, मतलब कि मानसिक और शारीरिक रूप से एक साथ करता है। यह इन दोनों का एकांकी परिवर्तन नहीं करता है, बल्कि एक साथ इसका अध्ययन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि हम किसी वातावरण में, किसी परिस्थिति, जब हम किसी दुखद परिस्थिति में होते हैं तो हमारा जो शारीरिक परिवर्तन होता है, हमारा जो मानसिक परिवर्तन होता है, जो वास्तविकता पर आधारित होता है, यानी कि प्रत्यक्ष जो हम देखते हैं और उस वक्त हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, उसके अनुसार हमारी जो शारीरिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं, हमारे जो व्यवहार होता है, उसका हम एक साथ अध्ययन करते हैं। यह एकांकी रूप से इसका अध्ययन नहीं होता है, बल्कि एक साथ होता है। मनोविज्ञान में प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा किया जाता है, यानी कि मनोविज्ञान में जो हम प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं वो कई सारी विधियों को अपनाकर कई सारी विधियों को यूज़ करके हम करते हैं। आपने कई सारे ऐसे प्रयोग हमारे मनोवैज्ञानिकों ने किया है, अलग अलग परिस्थितियों में प्राणियों को रख करके। जैसे कि हम लोग पहले एक बार पढ़ चुके हैं कि जो
जिसमें एक बच्चे को एक खरगोश के साथ रखा गया था और खरगोश के अंदर एक डरावनी आवाज़ को फिट कर दिया गया था। तो बच्चा दिन भर कई सारी आवाज़ों को सुनता था, लेकिन उसमें कोई डर की भावना नहीं होती थी, परंतु खरगोश की आवाज़ सुनते ही उसमें डर की भावना आ जाती थी। तो इसमें जो है ये एक प्रकार का विधि हुआ जिसके माध्यम से हम यह जानते हैं कि कि बच्चे का और उस खिलौने के साथ या खिलौने का उस आवाज़ के साथ किस प्रकार से अनुबंधन कराया जाता है। ठीक वैसे ही जो हमने किसी भी बच्चे को जब हम किसी ऐसे परिवार में रखते हैं जहाँ पर एक अच्छा माहौल होता है, जहाँ पर एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी बच्चे को गुरुकुल में रखते हैं, तो गुरुकुल का जो नियम होता है, कानून होता है, अनुशासन होता है, उसका बच्चा के ऊपर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक वैसे ही अगर हम किसी प्रतिकूल वातावरण में रखते हैं तो बच्चे के व्यवहार पर, उसके शारीरिक मानसिक तौर पर उसके ऊपर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी जो विधियाँ हैं परीक्षण के माध्यम से, निरीक्षण के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, इन सारी विधियों का उपयोग करके हम प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। पॉइंट 5 है कि मनोविज्ञान में व्यवहार के आंतरिक व बाह्य दोनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में व्यवहार के आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि किसी भी व्यक्ति का किसी परिस्थिति में या फिर आप समझ जाओ कि अगर मैं एग्जाम्पल से अगर समझाना चाहूँ तो मान लीजिए कि एक विपरीत परिस्थिति में एक व्यक्ति का जो आंतरिक रूप से वो विपरीत परिस्थिति में क्या सोच रहा है और उस परिस्थिति में उसका क्या व्यवहार है, इस दोनों पक्षों का इसमें सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हम किसी दुखद दुर्घटना को देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा होता है और हमारा मस्तिष्क आंतरिक रूप से हमारे व्यवहार में, हमारा आंतरिक रूप से जो भी हम सोचते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार हो जाता है। अगर किसी दुखद परिस्थिति में व्यक्ति प्रतिकूल व्यवहार करता है, इट मीन्स कि दुखद परिस्थिति और वो हंस रहा है या फिर नाच रहा है, गा रहा है, तो यह भी एक प्रकार का व्यवहार है कि इस तरह से प्रतिकूल व्यवहार करना वो अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक वैसे ही अगर हम परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं तो वो एक सामाजिक तौर पर सामाजिक व्यवहार कहलाता है। तो हमारा जो मन में जो भी चलता है जिस भी परिस्थिति को देख करके, वो हमारा आंतरिक व्यवहार होता है और उस आंतरिक व्यवहार को सोच के समझ के हम जिस तरह का व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं वो हमारा बाह्य व्यवहार होता है। पॉइंट 6 है कि मनोविज्ञान का अध्ययन सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक यानी कि यहाँ पर सार्वभौमिक का अर्थ हो जाता है यूनिवर्सल, यानी कि मनोविज्ञान का अध्ययन यूनिवर्सल है। हम कई तरीके से मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, उसके तथ्यों का प्रयोग करके उस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। हम एक प्रयोग के माध्यम से किस स्टडी को समझने का प्रयत्न करते हैं और निष्कर्ष पर पहुँचते हैं और उसका समाधान करते हैं, यानी कि समस्या समाधान, त्रुटि, ये सारे जो प्रयोग होते हैं इनका प्रयोग हर क्षेत्र में होता है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी पढ़ाया था कि मनोविज्ञान की कई शाखाएं होती हैं और पूरे विश्व में इसका मनोविज्ञान का अलग अलग शाखाओं में उसका प्रयोग होता है। जैसे कि हमारा एबनॉर्मल साइकोलॉजी, नॉर्मल साइकोलॉजी, यानी कि जब हम सामाजिक तौर पर जैसा व्यवहार करते हैं वो हमारा एक सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन अगर समाज के प्रतिकूल व्यवहार करते हैं तो असामान्य व्यवहार होता है। पशु का व्यवहार किसी भी परिस्थिति में कैसा होता है उसका भी अध्ययन किया जाता है। आजकल शिक्षा में, स्कूल में, कॉलेजों में मनोविज्ञान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेस के फील्ड में हो, चाहे वो किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय का जो मानसिक परिस्थिति होता है उसका अध्ययन करना हो, या फिर एक शिक्षा में करना हो, या चिकित्सा के माध्यम से, या फिर किसी मानसिक रोगी का अध्ययन करना हो, यानी कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर मनोविज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम साधारण रूप से मनोविज्ञान का प्रयोग अपने अपने जीवन में करते रहते हैं। मनोविज्ञान का अध्ययन वस्तुनिष्ठता को प्रमुखता देता है।
इसका अर्थ यह होता है कि मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वो तथ्यों और वास्तविकता को मानता है, यानी कि जो तथ्य है, जो वास्तविक है, उसी को सत्य माना जाता है। और उसके अलावा वो किसी भी मनगढ़ंत चीज़ों को नहीं मानता है। किसी भी व्यक्ति का निरीक्षण, प्रयोग जो हम किसी परिस्थिति में रख कर करते हैं, उसके मानसिक व्यवहारों का, उसके शारीरिक व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, उसके तथ्यों को जुटाते हैं प्रयोग के माध्यम से, और तथ्यों के जुटाने के बाद हम उसका विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करने के बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ये जो मनोविज्ञान का अध्ययन है वो वस्तुनिष्ठता को प्रमुखता देता है, यानी कि तथ्य और वास्तविकता को ही सत्य मानता है। और लास्ट हमारा जो पॉइंट है कि मनोविज्ञान की प्रकृति प्राणी व्यवहार को जानने, समझने, पहचानने एवं सूचना आदि प्रदान करने की है। यही मनोविज्ञान का मूल विषय है। यानी कि इसका अर्थ ये हो गया कि मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है ना, वो प्राणी व्यवहार को जानने और समझने की होती है कि मानव कैसा व्यवहार कर रहा है, किसी भी परिस्थिति में मानव का क्या व्यवहार है, उसका आंतरिक सोच क्या है, उसकी बाह्य सोच क्या है, वो किसी भी परिस्थिति को कैसे हैंडल कर रहा है, या फिर किसी प्रतिकूल परिस्थिति में वो कैसा व्यवहार कर रहा है, या फिर वो सामाजिक तौर पर नैतिक तौर पर किस तरह का व्यक्तित्व है। इन सारी चीज़ों को जानना, समझना, फिर एक सूचना को प्राप्त करना, और सूचना के माध्यम से तथ्यों को जुटाना, प्रयोग कर के माध्यम से तथ्यों को जुटाना, और एक रिपोर्ट तैयार करना और उसका समाधान करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो मनोविज्ञान के अंतर्गत होती है, और यही किसी भी मनोविज्ञान का मूल विषय है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम किसी भी व्यक्ति के का जो अगर एक मानसिक रोगी ना होकर के एक सामान्य ही व्यक्ति का अगर हम अध्ययन करते हैं, जो किसी तरीके से किसी भी रूप में परेशान है, तो हम उसकी परेशानी के कारण को जानने के लिए उसके सामाजिक तौर पर उसका जो व्यवहार है वो कैसा है, उसका पारिवारिक जो माहौल है वो कैसा है, उसका सामाजिक माहौल कैसा है, उसके दोस्त, उसके घर परिवार, उसकी शिक्षा कैसी है, या फिर उसके साथ कोई ऐसा घटना तो नहीं हुआ जो उसे इस तरह से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, या फिर जो भी उसका समस्या है, उसका समाधान के लिए हम इन सारे निष्कर्षों को वन बाय वन उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यानी कि हमारा जो भी मनोविज्ञान जो होता है ना, वो तथ्य और वास्तविकता के ऊपर आधारित होता है, जिसमें हम मनोविज्ञान यानी सभी प्राणी के व्यवहार को जानते हैं, जानने का, समझने का, पहचानने का, और एक सूचना प्रदान करने का माध्यम है, और यही मनोविज्ञान के मूल विषय है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने नेचर ऑफ साइकोलॉजी के बारे में जाना, समझा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।